अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कमर मार्थ है और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि खान साहब ने अपनी दोनों असम्बलियों के जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनका इजलास बुला लिया हुआ है और उनसे बातचीत कर ली हुई है। अपना मौक़िफ़ उनको दे दिया हुआ है और हर रुकन का जो है वो भी मौक़िफ़ ले लिया हुआ है कि उनकी क्या राय है। हम क्या इलेक्शन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या उनकी क्या तैयारी है। तो हर रुकन ने तकरीबन यही कहा है कि खान साहब हम तो आपके इशारे के मुंतज़िर हैं, क्योंकि सियासतदान है, हमारा काम है इलेक्शन लड़ना। आप जब कहें हम हर वक्त तैयार हैं। आपने इधर से फैसला करना है और हमने उधर इलेक्शन में चले जाना है। जो दोनों वज़राए आला हैं, KPK के भी और परवेज़ इलाही साहब भी, परवेज़ इलाही साहब ने भी दो टोक मौक़िफ़ दे दिया हुआ है कल की मुलाकात में कि खान साहब आपकी अमानत है, आपने जब कहना है वो हमने असम्बली तहलील कर देनी है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि खान साहब के पास जो असम्बली है, पंजाब असम्बली की जो समरी है तहलील की, वो दस्तखतशुदा खान साहब के पास पड़ी है। और अब खान साहब का फैसला है कि वो कब उन्होंने आगे इसको मूव करना है। और जो KPK असम्बली है वहाँ तो किसी किस्म का कोई रिस्क ही नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो जब खान साहब ने कहना है, महमूद खान साहब ने उसी वक्त तहलील कर देनी है। जो और पंजाब असम्बली को जो बचाने की सूरत हाल है, जो PDM टोला लगा हुआ है कि हम इसको किसी तरीके से बचा सकें, तरीके अदम एतमाद ले आएँ या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहें, तो वो तो बुरी तरह जो है वो नाकाम होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास अददी जो है तादाद वो ही पूरी नहीं है। गवर्नर राज वो लगा नहीं सकते, क्योंकि मुल्क जो है वो ना तो हालत जंग में है और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल है जिसके तहत ये गवर्नर राज लगा सके। तो यहाँ से भी उनका पत्ता साफ है, KPK असम्बली से वैसे साफ है। और खान साहब ने अपने दोनों जो इजलास किए थे अरकान पार्लियामेंट के, उसमें खान साहब ने ये वाजे किया था कि अब PDM टोले के पास एक ही मौका है कि आ जाएं आगे, इलेक्शन की जो है लाए अमल पे बात कर लेते हैं कि इसको कैसे लेके आगे चलना है। क्या आपने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है या सिर्फ आपने असम्बलीज का जो है वो ही इलेक्शन करवाना है। तो खान साहब की जो कल वाला बयान था उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया, जिस पे आज खान साहब ने कहा है कि बात मैंने ये नहीं कहा कि आगे मेरे से मुज़ाकरात कर लें या मैं असम्बलियाँ तहलील नहीं करूँगा। मेरा तो दो टोक मौक़िफ़ है, मैंने तो असम्बली तहलील करनी ही करनी है दोनों। और इंशाल्लाह इसी माह में जो है वो दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है तब भी ठीक है, नहीं तो 60 से 70% जो मुल्क है वो वैसे ही जनरल इलेक्शन की तरफ चला जाएगा, तो एक जनरल इलेक्शन का ही माहौल होगा। और जब इन दोनों असम्बलीज़ में हमारी हुकूमत बन जाएगी तो आगे 5 साल का हमारा मैंडेट है। फिर आपको भी देखेंगे, हम भी इधर हैं और आप भी इधर हैं, फिर सियासत के जो भी ये चैंपियन बने फिरते हैं, जो जरदारी साहब हैं या बाकी हैं, उनका भी देख लिया जाएगा कि आगे क्या है। और जरदारी साहब ने भी जो है PDM को ये बता दिया हुआ है कि भाईजान अगर असम्बलीज ना बच सकी, पंजाब असम्बली या KPK असम्बली ये तहलील कर दी खान साहब ने, तो आप लोगों का पत्ता साफ है। और जरदारी साहब भी यही चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो जाए और सब असम्बली का जो है वो जनरल इलेक्शन इकट्ठा हो। अगर अभी दो असम्बलीज का इलेक्शन हो जाता है तो आगे जरदारी साहब को ये बखूबी पता है कि खान साहब ने जो है इन दोनों असम्बली से इलेक्शन जीत के फारूक हो के तो सिंध में डेरे डाल लेने हैं। और फिर जो रही कहीं सियासत हमारी सिंध में है वो भी उसने ख़त्म कर देनी है। तो जरदारी साहब तो पूरा जोर लगाएंगे कि अगर ये असम्बलीज नहीं बच सकती तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन जो नून लीग है उनका चांस नहीं बन रहा अभी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इलेक्शन होंगे फिर भी हारेंगे, 8 माह बाद साल बाद इलेक्शन होंगे फिर भी हारेंगे, तो इसमें फ़ायदा क्या हो सकता है। सियासी तो मौत उनकी है ही है। उनके हालात ये हैं कि जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में 101 UC में, वहाँ पे उनके टिकट की इतनी मुक्कत है या उनकी ये जो सियासी तैयारी है उसका इस हिसाब इस इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि 101 UC में सिर्फ 30 जो है सीटों पर पैनल फाइनल किए हैं नून लीग ने। और जो पीपल्स पार्टी है उनका तो एक भी उम्मीदवार नहीं है ऐसा जो उनके टिकट पर इलेक्शन लड़े। सियासत इनकी ये है, टिकट इनकी की वक़्त ये रह गई है। तो चलें ये खान साहब से मुकाबला करने, और इन खान साहब को की इन्होंने चलती हुकूमत जो है अ, वो गिरा दी है और सोचा था कि हम तो अब मुल्क के बादशाह बन गए हैं, आगे 5-10 साल हमारा ही है, कौन सा किसी ने हमसे पूछना है। लेकिन इनको नहीं पता था कि इस बार जो है मुल्क की आवाम जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। और आवाम का जो है मूड यही है कि हमने किसी हालत भी किसी किस्म के चोर टोले को जो है वो मुसल्लत नहीं रहने देना इस मुल्क में। और आवाम भी और अरकान पार्लियामेंट जो है वो भी खान साहब के फैसले के साथ बिल्कुल खड़े हैं। और जब भी खान साहब जिस किस्म का भी ऐलान करते हैं, आवाम भी हर वक्त तैयार है और उनके रुकन जो हैं अरकान पार्लियामेंट वो भी हर वक्त तैयार है।
تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ملک کا جو صورتحال ہے ابھی کی، مطلب ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے کی کنارے پہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب پہ ڈال دی ہے۔ ان کا لاسٹ لائٹ کل رات جو شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ساتھ شو تھا، اس میں انہوں نے جناب پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے ایک تو ڈال دی ہے اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ ان سے پوچھیں جی، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں کہ آج ہم اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب، مفتاح اسماعیل بھی آپ کا ہے، آپ بھی نون لیگ کے ہی ہیں، دونوں کے سربراہ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں۔ اب یہ دائیں جانب سے ہوا یا بائیں جانب سے ہوا، جس نے بھی کیا، حالت تو ملک کی آپ نے ایسی کی ہے۔ کیونکہ ابھی اگر آپ صرف ایک انڈسٹری کا اندازہ لگائیں نا، ٹیکسٹائل کا، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے پچھلے 5 ماہ میں، یہ 7 ماہ میں تقریباً 1600 فیکٹریز جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں، جس سے 5 ملین یعنی کہ 50 لاکھ مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور 30 ملین سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور یہ صرف پچھلے 6 ماہ سے ہے۔ اور اس سے پہلے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو حالت تھی وہ آپ کے سامنے ہے، پروفٹ میں جا رہی تھی، اور پورے ایشیا میں صرف اور صرف اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی تھی تو وہ ہماری چل رہی تھی۔ کووڈ میں بھی یہی صورتحال تھی، اور اس کا انہوں نے اس طرح بیڑا گرک کیا ہے۔ اور اسحاق ڈار کا ایک اور تازہ بیان ہے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، دنیا نیوز۔ امریکہ نے عدم اعتماد کی کامیابی کے وعدے پر امداد اور معاشی مدد دے کر پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا تھا تاکہ عمران خان کے بیانیے کو کاؤنٹر کیا جائے، لیکن وہاں سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں آئی۔ تو ایک تو اس میں اسحاق ڈار صاحب نے خان صاحب کی اس بات کو بھی جو ہے وہ بھی سچ ثابت کر دیا کہ امریکہ نے جو سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ امریکہ یہی چاہتا تھا کہ اگر آپ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ کامیاب کرتے ہیں تو آپ کے سب گناہ معاف، آپ کے ساتھ بالکل چلیں گے جناب، ایک ایک کر کے چلیں گے اور آپ کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کر دیں گے۔ لیکن اب اسحاق ڈار صاحب وہ ان سے گلہ کر رہے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو ایک ہی بات کہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب، بیگرز کانٹ بی چوزر، تو بیکاریوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، غلاموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب آپ کی سوچ اور آپ کا کردار ایسا ہو، اتنا گرا ہوا ہو کہ آپ اپنے ملک کا نہ سوچیں، اپنے فائدے کا سوچیں، تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے آج ایک اہم خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو، شہید ارشد شریف کی شہادت کی آزادانہ جوڈیشل کمیشن کے تحت انکوائری کروانے کے لیے خان صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی شہریوں کی جانب سے یہ مہم شروع کی گئی تھی، اور اس میں ہزاروں خطوط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیے جا چکے ہیں۔ اللہ کرے اس ملک میں جو ہے انصاف و عدل کی بحالی ہو، اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، تاکہ ہم کسی صحیح سمت پہ چل سکیں۔ آخر میں یہی کروں گا، یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس ارض پاکستان کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کیا کریں، اور